शराब घोटाले में फंसे अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में हाजिर होने से बचने के लिए पहले दिल्ली के बजट को लटकाया और फिर जिस दिन उन्हें कोर्ट में हाजिर होना था उसी दिन विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव लेकर आ गए और कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाजिर होकर किसी तरह 16 मार्च तक का वक्त ले लिया। उसके बाद केजरीवाल ये मान बैठे कि कम से कम 16 मार्च तक वे चैन की बांसुरी बजा सकेंगे, लेकिन ऐसा सोचना केजरीवाल की भूल थी क्योंकि अब ईडी ने उन्हें 7वां समन जारी करते हुए 26 फरवरी को हाजिर होने को कहा है। अरविंद केजरीवाल अब तक केंद्रीय जांच एजेंसीज की ओर से भेजे गए 6 समन को दरकिनार कर चुके हैं। उन्होंने हर बार ईडी के समन को अवैध और राजनीति से प्रेरित बताया। समन को बार बार नजरअंदाज किए जाने के बाद ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने केजरीवाल को 17 फरवरी को बुलाया जबकि 19 फरवरी को उन्हें ईडी ने पेश होने के लिए कहा था। केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होते हुए खुद को विधानसभा में विश्वास मत में व्यस्त बताते हुए नई डेट की मांग की थी। कोर्ट ने उन्हें 16 मार्च को बुलाया। 19 फरवरी को छठे समन को नजरअंदाज करने के बाद केजरीवाल ने कहा था कि ईडी कोर्ट गई है तो उन्हें फैसले का इंतजार करना चाहिए और अब बार बार समन नहीं भेजना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने कहा कि कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाएगा और उसके मुताबिक आगे कदम भी उठाया जाएगा, लेकिन ईडी ने कोर्ट के फैसले का इंतजार किए बगैर केजरीवाल को 7वां समन जारी कर दिया। ईडी के सूत्रों का कहना है कि एजेंसी ने इस मामले में पूर्व में जारी किए गए 3 समन की जानबूझकर अवज्ञा करने के लिए केजरीवाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 174 के तहत अदालत ने शिकायत कराई थी। सूत्रों ने दावा किया कि अदालत ने शिकायत पर संज्ञान लिया और प्रथम दृष्टया स्वीकार किया कि केजरीवाल ने अपराध किया है जिसके लिए उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। सूत्रों ने बताया कि अदालत के सामने सवाल समन की वैधता का नहीं बल्कि केजरीवाल द्वारा जानबूझकर पूर्व में जारी समन की अवज्ञा करने का गैर कानूनी कृत्य है। सूत्रों ने बताया कि इसलिए अदालत में मामला विचाराधीन होने के बावजूद ईडी द्वारा केजरीवाल को समन जारी करना गलत नहीं है। अरविंद केजरीवाल को नवंबर से अब तक कुल 7 बार समन भेजा गया है। उन्होंने कभी खुद को चुनाव तो कभी बजट सत्र में व्यस्त बताते हुए पेशी से इनकार किया, साथ ही हर बार समन को भी अवैध करार दिया। अरविंद केजरीवाल ये भी आशंका जाहिर कर चुके हैं कि चुनाव से पहले उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव में प्रचार से रोकने के लिए उन्हें गिरफ्तार करने की साजिश की जा रही है। कथित शराब घोटाला से जुड़े जिस मनी लॉन्ड्रिंग में केजरीवाल को बुलाया गया उसमें आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर को गिरफ्तार किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। लोकसभा चुनाव के पहले बंगाल में ममता बनर्जी का किला अब ढहने लगा है। दर्जन भर घोटालों की वजह से ममता बनर्जी सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री जेल में बंद हैं। तृणमूल कांग्रेस के कई ताकतवर नेताओं का भी ये हाल है। दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना के टीएमसी के अधिकांश नेता सलाखों के पीछे हैं या फिर आज पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों से भागे भागे फिर रहे हैं। 5 लोकसभा क्षेत्र वाले बंगाल के सबसे बड़े जिले के प्रभारी मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक भी जेल में बंद हैं। उनकी अनुपस्थिति में उनके करीबी सहयोगियों में से एक शाहजहां शेख, जो जिले के 2 सबसे महत्वपूर्ण ब्लॉक में काम कर रहा था, आज फरार है। जनवरी की शुरुआत में कथित तौर पर ऑन ड्यूटी ईडी अधिकारियों पर हमले की साजिश रचने के बाद कई चीज़ें बदतर हो गईं। इसके बाद शाहजहां के खिलाफ महिलाओं के खिलाफ अपराध और जमीन हड़पने के आरोप लगने लगे। ये करीब 49 दिनों से फरार है। टीएमसी नेताओं के उत्पीड़न के खिलाफ महिलाओं का विरोध प्रदर्शन संदेश खाली से हावड़ा तक पहुंच गया है। दक्षिण बंगाल के 2 सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील जिले दक्षिण और उत्तर 24 परगना में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं। इन सीटों पर शाहजहां, अराबुल इस्लाम, शौकत मोल्ला और कुछ अन्य वरिष्ठ तृणमूल कांग्रेस के नेता पार्टी के लिए काम कर रहे थे। इन नेताओं में से शौकत और अराबुल क्रमशः विधायक और पूर्व विधायक, वहीं शाहनाज जिला परिषद का वरिष्ठ सदस्य है। वरिष्ठ तृणमूल नेताओं को भरोसा है कि संदेश खाली का मामला जल्द ही शांत हो जाएगा। इसके बीच चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी। उन्हें ये भी उम्मीद है कि लोग शाहजहां को भूल जाएंगे, लेकिन ऐसा होता दिखता नहीं। शाहजहां शेख के अपराधों की कहानी बंगाल में घर घर में सुनाई जा रही है। इस बीच बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक डॉक्यूमेंट्री जारी की है। इस डॉक्यूमेंट्री में पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में जमीन कब्जाने, महिलाओं के खिलाफ यौन शोषण के मामलों को उजागर करने का दावा किया गया। भाजपा ने एक्स हैंडल पर जारी इस 20 मिनट की डॉक्यूमेंट्री के साथ कैप्शन में लिखा कि एक सच्चाई जो आपको हैरान कर देगी, एक सच्चाई जो हमें दर्द देती है और एक सच्चाई जो हमारी अंतरात्मा को झकझोरती है। संदेश खाली की सच्चाई को ममता बनर्जी छिपाने की कोशिश कर रही हैं। इस क्षेत्र के एक अन्य टीएमसी नेता ने कहा कि क्षेत्र में कुछ मुद्दे थे, लेकिन अधिकांश आरोप हैं, आंशिक रूप से मनगढ़ंत हैं।
पार्टी उनकी जांच कर रही है। प्रशासन भी अपना काम कर रहा है। सब कुछ जल्द ही व्यवस्थित हो जाएगा। संदेशखाली ब्लॉक में 11 पंचायतें हैं, जिनमें से एक पंचायत के कुछ बूथ्स पर हमें थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, बाकी हमारा है। पूर्व विधायक अराबुल को पिछले साल दक्षिण 24 परगना जिले के भांगर में हुई हिंसक झड़प के बाद गिरफ्तार किया गया था। वे अब भी जेल में हैं। कैनिंग से तृणमूल विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता मोल्ला के पास दक्षिण 24 परगना जिले का प्रभार है। इन तीनों पर हिंसा के कई आरोप हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर ये दोनों जिले टीएमसी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। बंगाल की लगभग 1/4 लोकसभा सीटें इन्हीं 2 जिलों में हैं। इन जिलों के कुछ ब्लॉक और कई विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिमों का वर्चस्व है। बंगाल के वोट शेयर की बात करें तो यहाँ उनकी आबादी 30% के करीब है। बंगाल में मुस्लिम टीएमसी का साथ देता आ रहा है। संदेशखाली, हिंगलगंज, बसंती, भांगर जैसे क्षेत्रों को राजनीतिक दलों के लिए मनी बैग के रूप में भी देखा जाता है। मछली के तालाबों पर कब्जा करना, जमीन हड़पना इन स्थानों पर शासन करने का तरीका रहा है। क्षेत्र में काम करने वाले एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि इन जिलों के ग्रामीण इलाकों की भौगोलिक स्थिति और दूरस्थ और आंतरिक क्षेत्र में पूर्ण राजनीतिक नियंत्रण को आसान बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। ममता बनर्जी की सरकार विपक्ष के नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को संदेशखाली से कानून व्यवस्था के नाम पर दूर रख रही है, लेकिन संदेशखाली में टीएमसी के गुंडों का अत्याचार अभी भी जारी है। संदेशखाली में एक बार फिर तनाव की स्थिति पैदा हो गई, तब जब टीएमसी के लोगों ने एक झोपड़ी को जला डाला। इसके बाद से एक बार फिर हंगामा मच गया। संदेशखाली में हुए बर्बर अत्याचार की कहानी सुन पीएम मोदी एक्शन मोड में आ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 मार्च को पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे, जहां वे संदेशखाली की पीड़ित महिलाओं से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी के दौरे की खबर भर से टीएमसी में खलबली मच गई है और ममता बनर्जी सहित उनकी पूरी की पूरी सरकार बैकफुट पर आ गई है। संदेशखाली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता शाहजहां शेख और उसके समर्थकों पर जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। संदेशखाली मामले के सामने आने के बाद से ही बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट के तमाम नेता घटनास्थल का दौरा करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि बंगाल प्रशासन ने शुरुआत में नेताओं को संदेशखाली नहीं जाने दिया, जिसके बाद हाईकोर्ट की अनुमति लेने के बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी संदेशखाली पहुंचे। बीजेपी के पश्चिम बंगाल यूनिट के प्रमुख सुकांत मजुमदार ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी 6 मार्च को राज्य के उत्तर 24 परगना जिले के बारासात में महिलाओं की एक रैली को भी संबोधित कर सकते हैं। मजुमदार ने कहा कि हमें आज पता चला कि प्रधानमंत्री 6 मार्च को राज्य का दौरा करेंगे और बारासात में महिलाओं की एक रैली को संबोधित करेंगे। ये पूछे जाने पर कि क्या प्रधानमंत्री संदेशखाली की महिलाओं से मिलेंगे जो उत्तर 24 परगना जिले में स्थित है। मजुमदार ने कहा कि अगर संदेशखाली की बहनों और माताएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना चाहती हैं तो हम निश्चित रूप से इसकी व्यवस्था करेंगे। संदेशखाली में एक दिन पहले भी जमकर हंगामा हुआ था, जब मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई। इस दिन भारतीय जनता पार्टी के शुभेंदु अधिकारी को कोलकाता पुलिस ने संदेशखाली जाने से रोक दिया था। वो धरने पर बैठ गए थे। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने भी पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि पुलिस के काम में कोताही हो रही है, पुलिस सही से भूमिका नहीं निभा रही। मैं जब गलियों में घूम रही थी तब एसपी साहब कुर्सी पर बैठे थे, वह समझना नहीं चाहते हैं। संदेशखाली में 9 फरवरी से काफी बवाल हो रहा है। ये इलाका टीएमसी के नेता शाहजहां शेख के दबदबे वाला है। शाहजहां शेख राशन घोटाला में 5 जनवरी को ईडी की छापेमारी के दौरान टीम पर हुए हमले के बाद से फरार है। उसके फरार होने के बाद 8 फरवरी से स्थानीय महिलाओं ने शाहजहां शेख और उसके समर्थकों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। महिलाओं ने आरोप लगाया कि शाहजहां शेख और उसके लोग महिलाओं के यौन शोषण भी किया करते थे। 9 फरवरी को प्रदर्शनकारी महिलाओं ने शाहजहां समर्थक शिबू हाजरा के 3 पोल्ट्री फार्म्स को जला दिया। महिलाओं का दावा था कि वे स्थानीय ग्रामीणों से जबरन छीनी गई जमीन पर बने थे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने भी यहां का दौरा करने के बाद कहा था कि संदेशखाली में स्थिति काफी गंभीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के दिल्ली स्थित आवास सहित उनके करीब 30 ठिकानों पर सीबीआई ने बड़ी छापेमारी की। सीबीआई ने ये छापेमारी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में की है। ये पहला मामला नहीं है जब सीबीआई ने किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मामले में सत्यपाल मलिक के ठिकानों पर छापेमारी की हो। पिछले साल मई में भी सीबीआई ने इस केस में 12 जगहों पर छापेमारी की थी, इनमें से एक लोकेशन सत्यपाल मलिक के पूर्व सहयोगी की थी। जांच एजेंसी ने
सोनक बाली के यहां छापेमारी की थी, जो सत्यपाल मलिक का मीडिया एडवाइजर था। इससे पहले बीमा घोटाला मामले में सीबीआई की मलिक के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। इससे पहले भी सीबीआई जम्मू कश्मीर में सत्यपाल मलिक और उनके करीबियों के ठिकानों पर रेड कर चुकी है। ये छापेमारी साल 2019 में किश्तवाड़ में किरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 2200 करोड़ रुपए के सिविल कार्य का ठेका देने में कथित भ्रष्टाचार के मामले में हुआ है। मलिक, जो 23 अगस्त 2018 से 30 अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, ने आरोप लगाया कि उन्हें परियोजना से संबंधित 2 फाइल्स को मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी। सीबीआई ने पहले कहा था कि साल 2019 में किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के सिविल कार्यों का लगभग 2200 करोड़ रुपए का ठेका एक निजी कंपनी को देने में कदाचार के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। एजेंसी चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष नवीन कुमार चौधरी, पूर्व अधिकारी MS बाबू, MK मित्तल, अरुण कुमार मिश्रा और पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पिछले हफ्ते भी परियोजना के सिलसिले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने राजस्थान और दिल्ली में 12 स्थानों पर 6 लोगों पर छापा मारा था। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल सत्यपाल मलिक के पूर्व प्रेस सचिव सोनक बाली पर दिल्ली में छापा मारा गया। दक्षिण दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी और वेस्ट एंड में उनके परिसरों पर छापे मारे गए। सीबीआई के एक शीर्ष अधिकारी के अनुसार धन की हेराफेरी के मामले में बाली मुख्य संदिग्ध है। हालांकि मलिक ने अपने पूर्व सहयोगी का बचाव किया। उत्तर प्रदेश के बागपत के रहने वाले सत्यपाल मलिक मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। उनके सियासी करियर की शुरुआत 1974 में बागपत से विधायक के रूप में हुई थी। 1980 में वो लोकदल के सांसद, उच्च सदन राज्यसभा पहुंचे और फिर यूपी के अलीगढ़ से MP बने। 1996 में समाजवादी पार्टी का टिकट मिला। इस सीट पर हार का सामना करना पड़ा। फिर 2004 में बीजेपी का हिस्सा बने, चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार भी हार का स्वाद चखना पड़ा था। 2012 में वे बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए और फिर उन्हें एक एक कर 4 राज्यों का राज्यपाल बनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के नाम पर राहुल गांधी इन दिनों राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा समारोह के खिलाफ लगभग हर दिन बयानबाजी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कर्नाटक की कांग्रेसी सरकार ने मंदिरों पर 10% का टैक्स लगा दिया। ये टैक्स मंदिरों को मिलने वाले चढ़ावे से वसूला जाएगा। इसको लेकर विधानसभा में कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थाएं और चैरिटेबल अमेंडमेंट बिल्स 2024 पास हो गया। विधेयक पारित होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर हमला करते हुए इसे हिंदू विरोधी करार दिया। कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष विजयेंद्र येदियुरप्पा ने कहा कि कांग्रेस सरकार हिंदू विरोधी नीतियां अपनाकर अपना खाली खजाना भरना चाहती हैं। दरअसल इस विधेयक के तहत सरकार को उन मंदिरों से 10% टैक्स लेने का अधिकार होगा जिसका राजस्व 1 करोड़ रुपए से अधिक है, और उन मंदिरों से 5% टैक्स लेने का अधिकार होगा जिनका राजस्व 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच है। विजयेंद्र येदियुरप्पा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि राज्य में लगातार हिंदू विरोधी नीतियां अपना रही कांग्रेस ने अब हिंदू मंदिरों के राजस्व पर टेढ़ी नजर डाली है और अपना खाली खजाना भरने के लिए हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती विधेयक पारित किया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि टैक्स से वसूले गए पैसों का उपयोग दूसरे उद्देश्य को पूरा करने के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके तहत सरकार 1 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई करने वाले मंदिरों की आय का 10% एकत्र करेगी। ये गरीबी के अलावा कुछ नहीं है। भगवान के ज्ञान और मंदिर के विकास के लिए भक्तों द्वारा समर्पित प्रसाद को मंदिर के जीर्णोद्धार और भक्तों की सुविधा के लिए आवंटित किया जाना चाहिए। अगर इसे किसी अन्य उद्देश्य के लिए आवंटित किया जाता है तो ये लोगों की दैवीय मान्यताओं पर है, हिंसा और धोखाधड़ी होगी। बीजेपी नेता ने यह भी कहा कि सिर्फ हिंदू मंदिरों को ही निशाना क्यों बनाया जाता है, अन्य धर्मों को नहीं। बीजेपी के इस हमले पर कर्नाटक के मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने बीजेपी पर धर्म को राजनीति में लाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही हिंदुत्व की सच्ची समर्थक है। कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी हमेशा ये दावा करके राजनीतिक लाभ लेती है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है। हालांकि हम कांग्रेस के लोग खुद को हिंदू धर्म का सच्चा समर्थक मानते हैं, क्योंकि सालों से कांग्रेस सरकारों ने लगातार मंदिरों और हिंदू हितों की रक्षा की है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।